हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी जीएस के यानी कि जीएस में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों की काफ़ी लंबी डिमांड थी कि बायो के कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएं, बायो के एमसीक्यूज़ करा दिए जाएं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो के एमसीक्यूज़ के बारे में। ओके, तो मैं चैप्टर आपको बता देती हूँ आज हमारा चैप्टर कौन सा है जिसके हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो एक टॉपिक मिलेगा देखने को जिसका नाम है ब्लड। तो हम ब्लड के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीसी का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भाई, आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ सबसे पहले अगर ब्लड, तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको व्यू दूंगी, इस व्यूज़ को देखिएगा और फिर हम आगे बात करेंगे। ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड किससे मिलकर बनता है। सबसे पहले हम ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड कैसा होता है, ये इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.6। क्या होती है, 7.6 ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। कैसा होता है, ये आपका क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि एक बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है आपका ब्लड। रेड कलर का होता है। रक्त की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड किससे मिलकर बनता है, तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो आपका बनता है प्लाज्मा, और इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा से मिलकर बनता है और ब्लड कॉर्पसल्स से मिलकर बनता है। ब्लड कॉर्पसल्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ब्लड कॉर्पसल्स में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको आरबीसी देखने को मिलेगी, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगी और प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगी। ये तीन चीज़ें कहाँ पर पढ़नी होती हैं, ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर पढ़नी होती हैं। अब ब्लड कॉर्पसल्स की अगर प्लाज्मा की बात की जाए, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में आपका वाटर होता है एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें वाटर कितने परसेंट होता है, तो वाटर इसमें 99 आपका 99 पॉइंट यानी कि 99% पाया जाता है। और 1% के लगभग इसमें क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर वाटर की बात है तो भाई इतना ही पाया जाएगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा के कलर पूछ लेते हैं कि ये किस कलर का होता है, तो लाइट येलो कलर होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर का हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है 65% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 35 to 40% हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका ब्लड कॉर्पसल्स देखने को मिलेंगी। तो मेनली यहाँ पे प्लाज्मा पूछा जाता है। तो प्लाज्मा में अगर हम बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ग्लूकोज के साथ आपको यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलेंगी, जिसमें कौन कौन सी प्रोटीन होगी, इसमें आपको प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन देखने को मिलेगी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन देखने को मिलेगी। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में टूटी हुई सेलों का निर्माण करना। टूटी हुई सेलों का निर्माण करने का मतलब क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जिम ज्वाइन करने के बाद हम जिम करते हैं, यानी अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, उस पर ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा उससे काम करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में क्या होती हैं, सेल टूट जाती हैं। और जब ये सेल टूट जाती हैं तो सेल को क्या, यानी सेल बनती किससे हैं, सेल हमारी प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्सेज अगर बात की जाए तो फ़िश माना जाता है, फ़िश भी सोर्सेज होता है। एग की बात करें, एग भी सोर्सेज होता है। लेकिन अगर सबसे अच्छा सोर्सेज कहा जाए तो इसका जो होता है सोयाबीन, इसका सबसे अच्छा सोर्सेज माना जाता है। सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्सेज माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये आपके किस फॉर्म में होते हैं, ठोस होते हैं। ठोस का मतलब क्या है, हमें एक लिक्विड फॉर्म में चाहिए होते हैं। ठोस चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई वज़न वाला काम करते हैं तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल टूटती हैं, तो उन सेल का फॉर्मेशन करने के लिए हमें किसी लिक्विड प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस लिक्विड प्रोटीन में क्या होता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं, जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं
उनके लिए इसलिए ये लिक्विड बताया जाता है कि अगर आप इस लिक्विड का सेवन करेंगे तो जितनी जल्दी आपकी सेल का फॉर्मेशन होगा, आपकी बॉडी उतना क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इसमें एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, इसका काम क्या होता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन का काम होता है बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करना। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से प्रोटीन की यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो वो होता है आपका फाइब्रोनोजन प्रोटीन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन की कौन सी ऐसी कॉर्पसल्स है हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए? तो ये आपकी कॉर्पसल्स है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मदद करती है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन की मदद करती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो आपका आरबीसी के बारे में पूछा गया है। और अगर मैं आपसे आरबीसी के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो आरबीसी के बारे में समझिएगा। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो हमारा आंसर आ चुका है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। और आरबीसी की डेथ कहाँ पर होती है? आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन अंदर, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? आरबीसी का ग्रेव यार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ पर होगा बोन मैरो। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बाकी एमसीक्यूज में बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे यहाँ मैंने फ्रंट के पेज पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे एक एक एमसीक्यूज़ की। तो पहले का आंसर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहाँ पर बनती हैं? तो ये आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहा जाता है वोन मैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का मतलब यहाँ है आपका यूरिन से। यूरिन का मतलब यानी यूरिन को क्या कहते हैं हम? मूत्र की बात करते हैं, मूत्र की बात की जा रही है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है हमारा लीवर के अंदर यानी कि यकृत में। कैसे बात की जाए? देखिए जो ब्लड है, दो चीज़ों के लिए हम दो आपका जैसे कि दो ऑर्गन हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं हार्ट और एक हम पढ़ते हैं किडनी। और कभी कभी स्टूडेंट्स हार्ट एंड किडनी में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? समझिएगा। हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट का काम क्या होता है ब्लड के लिए? हार्ट का काम होता है, जैसे आपने हार्ट में आर्टरी पढ़ी होंगी और वेंस पढ़ी होंगी, राइट आर्टरी, राइट वेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो क्या हार्ट का काम क्या होता है? हम जब सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे वातावरण में जितनी भी गैसेस हों, जैसे कि ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, जितनी भी गैसें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, हम सांस लेने के समय उन सारी गैसेस को ले लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ किस गैस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है? वो कर पाती है ऑक्सीजन को। तो इसके लिए ब्लड की ये गैस जाती कहाँ पर है? ऑक्सीजन गैस कहाँ पर जाके मिल जाती है? ये ऑक्सीजन गैस आपकी ब्लड में जाके मिलती है। तो ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट का काम क्या करता है? ऑक्सीजन को रखता है और बाकी सभी गैसेस को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो जब आप हृदय पढ़ोगे ना, तब हृदय में आपको बताया जाएगा जो हमारा हार्ट होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, वो कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से अपना ये ब्लड क्या करता है? गैसेस को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे ब्लड हमारा पूरी तरीके से क्या होता है? प्योर हो जाता है और पूरी बॉडी में क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। किडनी की बात की जाए, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में पॉइजन्स बनते हैं, पॉइजन्स का मतलब यानी कि जो हमारे शरीर में पॉइजन गैसेस बनती हैं, पॉइजन गैसेस का मतलब हो गया जैसे कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या है? एक तरीके की जहरीली गैसेस हैं। तो इन गैसेस को किसके माध्यम से निकाला जाता है? तो ये गैसें हमारी यूरिन के माध्यम से निकलती हैं। किडनी एक बहुत बड़ा अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? किडनी के लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर किडनी के बारे में पूरी बात की जाती है। और किडनी की जो यूनिट होती है, जो सेल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन किडनी की यूनिट को कहा जाता है। तो किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करने का। तो अब ये किडनी किससे जुड़ी होती है अगर देखा जाए तो भाई कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसका? तो लीवर से भाई फॉर्मेशन होता है यूरिया का और किडनी के माध्यम से फिल्टर करके ये क्या होती है?
बाहर निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? अब पूछा जा रहा है कि शरीर में, मानव ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से नहीं होती है। शरीर में एक तो आपको बताया गया था कि ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होती है, एक तो ब्लड क्लॉटिंग होती है हमारी फाइब्रोनोजन के कारण। ये क्या है फाइब्रोनोजन? फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण होती है। लेकिन अब पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन तो नहीं लिखा है, सीधा लिखा हुआ है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक प्रोटीन है। क्या है? हेपेरिन एक प्रोटीन है और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारी लीवर में पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ बनेंगे कि बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? वो होती है फाइब्रोनोजन की वजह से। बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से नहीं होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हेपेरिन की वजह से। हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और हेपेरिन क्या है? एक ही प्रोटीन है और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका लीवर में पाया जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? अभी हाल आपको बता दिया है कहाँ जाकर छनती हैं, किडनी में जाकर छनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना है? पहले ही बताया 120 दिन जीवन काल होता है। ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट आया है, जरा मैं अब आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दूं। मीन्स जो हमारा है चैम्बर के बारे में मैं बात करूंगी, समझिएगा। यहाँ पे ह्यूमन चैम्बर की बात की जा रही है। 4 कोष्ठी होता है, 3 कोष्ठी होता है, या 5 कोष्ठी होता है, या 2 कोष्ठी होता है? तो पहले बता देती हूँ भाई कितने चैम्बर होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिश की, मछली जल की रानी की अगर बात करूँ, फ़िश की अगर मैं बात करती हूँ, एक नॉर्मल फ़िश की अगर बात करती हूँ, तो मछली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कितना चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन बायो में काफ़ी सारे अपवाद होते हैं, एक्सपेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सपेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक्सपेक्शन आपको देखने को क्या मिलेगा? जो हमारी सबसे बड़ी मछली है, जैसे हम क्या बोलते हैं, वेल मछली। वेल मछली की अगर हम बात करते हैं, ये एक मैमल्स है, एक तरीके का मैमल्स है ये। वेल फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं? इसमें हम मानव की तरह कितने चैम्बर होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़िश में कितने चैम्बर होते हैं नॉर्मली में, तो 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन जो हमारी वेल मछली होती है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वर्ड्स की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए, तो पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षियों में भी वही 4 चैम्बर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम एवीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम एवीज़ नाम देते हैं। ओके, ये वर्ड्स की बात हो गई। रेप्टाइल्स की बात की जाए, जैसे फ्रॉग क्या है? एक रेप्टाइल्स है आपका। ये आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे उसमें आपको बताया जाएगा। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? यानी कि जो रेंगने वाले जो हमारे कीड़े मकोड़े होंगे, फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग में कितने चैम्बर होते हैं? फ्रॉग में आपके 3 चैम्बर होते हैं। यानी कि कोस्टों की बात कर रहे हैं कि कितने कोस्ट होते हैं, तो फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल भी समझते हो, मगरमच्छ की अगर हम बात करते हैं, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय का मतलब समझ रहे हो ना? हृदय का मतलब होता है, बोलते हैं ना हमारे पास एक ही हृदय है और किसी एक के लिए ही जगह खाली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के दिल में एक से ज़्यादा लोगों के लिए जगह खाली हो जाती है। तो सेम पोजीशन यहाँ पे जो चैम्बर का मतलब ऐसा, लेकिन किसी को यहाँ पे रखने का मतलब नहीं होता है। चैम्बर का मतलब क्या होता है? ब्लड कहाँ से प्योर ब्लड गया, कहाँ से आपका ब्लड प्योर होना है, कहाँ से प्योर नहीं होना है, ये काम होता है चैम्बर का। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा चैम्बर किस में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैम्बर आपको किस में होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। तिलचट्टे में कितने चैम्बर होते हैं? तिलचट्टे के अंदर 13 चैम्बर देखने को मिलेंगे। कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे? 13 चैम्बर। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि चैम्बर किस में होते हैं, तो कॉकरोच में होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है, ह्यूमन हार्ट में पूछा गया है, तो हमारे मानव शरीर में कितने होते हैं? 4 कोष्ठीय होता है। जो चैम्बर, कितने कोष्ठ चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो हृदय के बारे में इतना ही जानिए। आगे हम हार्ट के बारे में और बात करेंगे कि कहाँ से ब्लड जाता है, कहाँ से लबडब की प्रोसेस होती है। ये सारी चीज़ें जब हार्ट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल की बात की जा रही है। देखो भाई, यहाँ पे सेल के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ,
तो सेल की बहुत पढ़ाया है मैंने सेल, और एक सेल का मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आप सेल के बारे में पढ़ना चाहते हो, सेल जो टॉपिक है एक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में भी बहुत देर से आता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने छोटा सा एक आपका वीडियो बनाया है, उसको आप मेरे ही साइड में जाके देख लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है सेल के बारे में। तो अगर मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सबसे बड़ा से ह्यूमन ब्लड में किसकी सेल सबसे छोटी होती है, बड़ी होती है, तो अगर बात की जाए लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, तो ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच पक्षी होता है उसके अंडे की ऑस्ट्रिच सेल सबसे बड़ी सेल होती है पूरे संसार में। दुनिया में सबसे बड़ी सेल होती है आपकी एनिमल्स में ऑस्ट्रिच की सेल सबसे बड़ी होती है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें, सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकामा, गैलीसिप्टिकामा। ये क्या है हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकामा, यानी सबसे छोटी सेल किसकी होती है, बैक्टीरिया की सेल होती है। उस बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया तो बहुत सारे हमारे पास होते हैं, उस बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया की होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकामा की होती है। ये पक्षियों में बता दी गई है, जंतुओं में बता दी गई है। अब लेकिन पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यही क्वेश्चन है ना आपके सामने, तो वो किसकी होती है, हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल होती है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है ब्रेन की बात की जा रही है। ब्रेन की जो सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन, इस ब्रेन की जहाँ पर हम पूरी स्टडी करते हैं, एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसी नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ब्रेन की स्टडी करने वाले व्यक्ति को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब आप समझ ही रहे हो, बायो से निकल के आया है, पहली क्लास में बताया था बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा बायो प्लस लॉजी। लॉजी जहाँ पर, एक लॉजी जहाँ पर आपको लास्ट में दिख जाए, इसका मतलब होता है टू स्टडी। और बायो की अगर बात करेंगे तो बायो का मतलब क्या होता है, जीव जंतु। जहाँ पर हम जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ओके। दूसरा यहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपका स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अब सबसे छोटी सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे छोटी सेल होती है आपकी आरबीसी की। अभी बताया आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स के बारे में। सबसे छोटी सेल किसकी होती है, आरबीसी की होती है। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट गैमेटी सेल अगर आपसे पूछ लिया जाए, गैमेटी का मतलब होता है प्रजनन सेल की अगर हम बात करें तो मेल की होती है। मेल की किसकी, मेल में कौन सी सेल होती है, स्पर्म की सेल सबसे छोटी सेल होती है। गैमेटी सेल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी होती है। अगर और फीमेल में पूछा जाए तो ओवम, ओवम की सेल क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ओके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नर्वस सिस्टम, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, या हम इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ओके। लिम्फोसाइट्स किसका नाम है, WBC के साइंटिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। WBC का साइंटिफिक नेम, अब आपसे कभी भी WBC का फुल फॉर्म, RBC का फुल फॉर्म या प्लेटलेट्स का फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, इनका साइंटिफिक नेम पूछेंगे। तो WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो है लिम्फोसाइट्स। वहीं अगर हम RBC की बात करते हैं तो RBC का होता है इरिथ्रोसाइट्स। ओके।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ श्वसन की क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ देखने को मिलेगी, एक प्रकार की सेल में देखने को मिलेगी। और सेल में किसके अंदर देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगी। एनिमल सेल का मतलब हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन एमसीक्यूज पर ध्यान करिए, जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा टॉपिक अपने आप में बास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में, प्लाज्मा भी हाल बताया ना, ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीबॉडी की बात की जा रही है। एक तो हमारी ब्लड में क्या बनता है, दो चीज़ें बनती हैं ब्लड में, एक तो बनता है हमारा एंटीजन, एक बनता है एंटीजन, और एक क्या बनता है, एक बनता है हमारा एंटीबॉडी। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। एंटीजन कब बनता है, जब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ही हम क्या कह देते हैं, हीमोग्लोबिन या एंटीजन। जब बॉडी में एंटीजन होगा तो कभी भी एंटीबॉडी नहीं होंगे, जब बॉडी में एंटीबॉडी होंगे तो कभी भी एंटीजन नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर एक साथ हो गए तो कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे दोनों अगर आपस में कभी भी मिल गए तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड काफ़ी स्टिकी हो जाएगा। आपको मालूम है ब्लड ऑलरेडी क्या होता है, स्टिकी होता है। ब्लड कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ब्लड ऑलरेडी हमारा क्या होता है, स्टिकी होता है। लेकिन इससे ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी मिलने से ब्लड ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। और कभी भी जब ब्लड काफ़ी स्टिकी हो जाएगा तो इस समय ह्यूमन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस पोजीशन में क्या हो सकती है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है। इसीलिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडी की बात की जा रही है कि बॉडी में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होते हैं, अगर बात की जाए तो एंटीबॉडी हमेशा आपके जो निर्मित होते हैं वो आपके लिम्फोसाइट से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं, लिम्फोसाइट्स के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक, कहने का मतलब है हमारी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल किससे होता है। समझिएगा, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल की बात की जा रही है भाई, ये काम होता है ब्रेन का। किसका काम होता है, ब्रेन का। ब्रेन की अगर हम बात करें तो भाई जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन कहने का मतलब है हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपसे पूछा जाएगा नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल किससे होता है, तो वो आपका ब्रेन से होता है। ब्रेन में क्या होता है, आपकी ब्रेन में ब्रेन भी तीन टाइप के देखने को मिलेंगे। तीन टाइप का मतलब आपका क्या होता है, एक तो आपको फॉरहेड देखने को मिलेगा, एक आपको मिड हेड यानी कि आपका फ्रंट हेड, फॉरहेड हो गया आपका, मिड हेड देखने को मिलेगा, और एक आपका हिडन यानी कि पश्च वाला भाग देखने को मिलेगा, पश्च वाला भाग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरहेड में ही आपकी दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो आपका पाया जाता है हाइपोथैलेमस, और एक आपका पाया जाता है थैलेमस। एक तो पाया जाता है हाइपोथैलेमस और एक पाया जाता है थैलेमस। तो थैलेमस का सबसे पहले काम क्या होता है भाई, थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस का काम होता है हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आइज़ है आपका, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, और आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है आपकी स्किन। इनमें से आइज़ हो गया आपका ईयर्स हो गया और टंग हो गया। इनको कंट्रोल कौन करता है, ये तो आपके मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोज़ की बात करते हैं या स्किन की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, ये आपका थैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए, यहाँ पे मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि ताप नियंत्रक के बारे में बात की जा रही है कि शरीर का ताप नियंत्रक किससे होता है, तो ये आपका होता है हाइपोथैलेमस
ग्लैंड के द्वारा, जो हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड पाई जाती है। इससे ही हमें क्या पता चलता है, बॉडी का ठंडे गर्म का जो भी होता है, बॉडी पानी ठंडा है या गर्म है, ये किसके द्वारा पता चलता है हमें, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा पता चलता है। बाकी जो भी नर्वस सिस्टम होगा उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर, ब्लड की बात की जा रही है, ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब इसमें पूछा जा रहा है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो यूनिवर्सल डोनर है ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। लेकिन अब पूछा जाए, ओ भी दो तरीके से होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर कौन है, सबसे ज़्यादा देने वाला कौन है, तो सबसे ज़्यादा सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा दानी है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन है तो वो ओ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोनर कौन है तो वो है आपका ओ नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल रेसिप्रेटर कौन है, तो यूनिवर्सल रेसिप्रेटर सभी को मालूम है कौन है, ए बी है। यूनिवर्सल रेसिप्रेटर कौन है, यूनिवर्सल रेसिप्रेटर है आपका ए बी। अब लेकिन इसमें भी पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा लेने वाला कौन है, यानी अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा लेने वाला कौन है, सबसे ज़्यादा कौन ले सकता है, इसमें सब जैसे मैंने बोला था ओ में सबसे ज़्यादा देता कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, सबसे ज़्यादा देने वाला ब्लड कौन होता है, ओ नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रेसिप्रेटर कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा लेने वाला कौन है, सर्वग्राही सबसे ज़्यादा कौन है, ए भी दो तरीके से होते हैं, एक तो ए बी पॉजिटिव होता है और ए बी नेगेटिव होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान होता है 1, 2 एंड 3, इसका तीनों आंसर होंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 3110 केल्विन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती कितनी होती है आपकी 22, सॉरी कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ।